Be Famous, where we decode influencer backstories in a nutshell. Today we have with us Nazma Api, Nanu, and if you still couldn't guess her, she's a better version of Kangana Ranaut than Kangana Ranaut herself. Please welcome Saloni Gaur. Thank you so much. Saloni, the first thing I'd like to know is, how do you even come up with such characters? वही आसपास से ही आया था सब कुछ. मेरी कॉमेडी तो मोस्टली ऑब्जर्विंग स्किल्स से ही आई है. वो शुरू से था. एक बेनिफिट जो मुझे हुआ वो ये था कि मैं बहुत कम बोलती थी बचपन में, तो सिर्फ आंखें ही काम कर रही होती थी, ज़बान से तो कुछ मतलब ही नहीं था. और घर वालों का भी वही सीन था कि कहीं जा रहे हो तो शांत बैठना है, किसी के घर पे कुछ शैतानी नहीं करनी है. तो मैं एकदम पीसफुल बच्चा थी. तो बचपन से ही वो कैरेक्टर्स मैंने देखे जो मैं आज कर रही हूँ अपने आसपास. तो क्योंकि छोटे शहर में ना काफ़ी वैरिड लोग मिलते हैं आपको. तो मैं बुलंदशहर से थी, तो वहाँ एक से गली मोहल्ले में एक तो रहने का फ़ायदा ये होता है. अब मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, अब वहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है. आप मोहल्ले में रहते हो, आपको अलग अलग लोगों से जान पहचान होती है कि कभी घर में कोई आ रहा है. मतलब हमारे पड़ोसी के घर में भी अगर कोई रिश्तेदार आता था तो वो हमारे घर भी आ जाते थे. ऐसा भी सीन था. तो उन्हीं लोगों को देख देख के कुछ ना कुछ निकला. नानू का जो, जिसे आपने नट्टू बोला, तो वो कैरेक्टर, वो मेरे साइड वाले घर में 13 बच्चे रहते थे. जॉइंट फैमिली थी, हर साइज का एक बच्चा था. उन्हीं में से एक बच्चा वो नानू निकल के आया. तो वैसे ही एक मैं कैरेक्टर पहले करती थी, अभी काफ़ी टाइम से नहीं किया है, पड़ोस वाली आंटी. वो उसी बच्चे की दादी हैं. वो वैसी ही थी. थोड़ा थोड़ा अपना टच डाल के उसमें फिर उन कैरेक्टर्स को बनाया मैंने. Interesting. And how much time does it take for you to build these characters? The process behind content creation, how much does it take? वो उसका कोई टाइम नहीं है. मतलब जैसे नानू क्रैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था. मतलब वो सडनली आ जाता है कि मैं एक दिन बैठी हुई थी और बस दिमाग में ये आया कि जैसे बचपन में ही मैंने भी किया है कि बच्चे जब कहीं जा रहे होते थे अपने मम्मी पापा के साथ, तो कुछ चाहिए होता था तो अब मिडिल क्लास लोग कैसे मांगते हैं, ऐसे थोड़े ना. मतलब आप मांगोगे मिल जाएगा, वो तो होता नहीं है. आपको कुछ एफर्ट डालना पड़ता है. वो एफर्ट यही होता है कि धूल, नीचे सड़क पे धूल है, उसमें चप्पल घुसा दी अपनी की, हम धूल उड़ा देंगे, ये वो यही सारी हरकतें कर रहे होते थे ना हम लोग. तो बस वही मुझे आया था कि बच्चे कितने इरिटेटिंग होते हैं ये वाले. तो मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी तब मैंने नाम नहीं सोचा था कैरेक्टर का. मैंने जस्ट सिंपल वो वीडियो बनाई थी, दैट वन इरिटेटिंग किड. राइट. फिर मुझे याद आया कि ये तो उसी बच्चे के जैसा है जो मैंने गली में देखा था अपनी. राइट. फिर आप एक बार वो सोच लेते हो ना, तो आपको उस कैरेक्टर की, मैं कैसे समझाऊं कि आप उसकी स्किन में चले जाते हो उस कैरेक्टर की. फिर आपको जोक सोचने में भी टाइम नहीं लगता है. आपको पता होता है कि ये बंदा है, वो ये जो कैरेक्टर आपने सोचा हुआ है कैसे बिहेव करेगा. अब एक ट्रेट पकड़ ली थी ना मैंने कि वो इरिटेटिंग सा बच्चा है. क्यूट भी लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे क्यूट लगते हैं, बट उसकी हरकतें ऐसी होंगी कि मम्मी को परेशान करने वाली, ये सारी चीज़ें, दादी को परेशान कर रहा है, बट एट द एंड उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बच्चे पे ही तरस आएगा. तो कैरेक्टर ऐसे ही धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ ट्रेट्स जुड़ती जाती है. फिर आपको जोक्स लिखने में भी ईजी हो जाता है. और वैसे ही जल्दी से ही, मतलब वो ओवर द टाइम पीरियड बनता है पूरा. तो आपको क्रैक करना तो कभी भी उसका कोई टाइम नहीं है. रात को सोते सोते भी आपको लगेगा कि हाँ ये कैरेक्टर बहुत सही हो सकता है, ये बना लेते हैं. Amazing. Then it's a 24/7 process, definitely. इसका कोई 9 to 6 वाला वर्किंग आवर्स नहीं है. मतलब वो आप एक टाइम पे बैठ के नहीं सोच सकते हो कि आज आप कॉपी किताब लेके बैठ गए कि आज तो एक नया कैरेक्टर क्रैक करना ही है. वो भी हो सकता है. वो ऐसे है फिर कि आप 2-3 लोगों के साथ बैठे हो. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज बात करते करते मे भी कुछ निकल जाए, तो वो घर जाके फिर अगर मैं सोचूं कि हाँ वैसा कुछ हो सकता है, वो एक कैरेक्टर बन सकता है, वैसा होता है. बाकी अकेले बैठ के तो फिर वो तो कभी भी आ सकता है आइडिया. And what do you think? When was that moment when your first reel got viral and you realized, oops, now I'm famous? ये तो मुझे तो मतलब जैसे मेरे भैया हैं, वो उनकी भी ऐसे वीडियोस वायरल हुई थी यूट्यूब पे. तब हमारे पास फ़ोन नहीं था. वो एंड्रॉयड फ़ोन्स नए नए ही आए थे उस टाइम पे. मतलब और वो जियो का सिम था, काफ़ी लोगों के पास था, हमारे पास नहीं था. तो तब यूट्यूब भी लोगों के लिए बहुत नया था. तो हमें तब भी नहीं समझ में आया था कि ऐसे वीडियो वायरल होना क्या होता है. हमें रिश्तेदारों ने बताया था कि आपके बेटे की वीडियो वायरल हो रही है. तो हमें 1-2 आर्टिकल्स उनके न्यूज़पेपर में पढ़े थे, तो हमें थोड़ा आइडिया था कि अच्छा ऐसा होता है. हमें ज़्यादा पता नहीं था. तो मेरे टाइम पे भी जब मेरी वीडियो वायरल हुई, हम लोग बनारस में थे और हम एज अ फैमिली हम कभी कहीं ज़्यादा गए नहीं हैं. उससे पहले सिर्फ हम वैष्णो देवी गए थे साथ. तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी ट्रिप थी वो कि हम फाइनली घर से बाहर निकले हैं, हम साथ में कहीं घूम रहे हैं. वहाँ नेटवर्क भी अच्छा नहीं था. तो वो वीडियो में भी कुछ तो ग्लिच था कि उसमें मेरा कैप्शन भी अच्छे से नहीं डल पाया था जब मैंने वो अपलोड की थी. और फिर वहाँ नेटवर्क तो था नहीं. वो वीडियो मेरे ही हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रही है और कहीं कहीं से लोग मुझे भेज रहे हैं. तो मुझे इतना आइडिया था कि ये पहले से बेटर चल रही है. मतलब पिछली जो कुछ वीडियोस मैंने डाली थी
उनसे ज़्यादा इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है। जहाँ 100-200 लोग देख रहे हैं, वहाँ अगर 500 लोग देखने लगे तो आपके लिए तो वो मैसिव है ना। डेफिनेटली। तो पर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वायरल हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई सेट फॉर्मेट तो है नहीं कि कैसे क्या होता है। ट्रू। अब मुझे लोगों ने, किसी ने, मेरे दोस्तों ने मैसेज किया कि ये तो हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ रही है, तो ये ज़्यादा ही चल रही है कुछ। फिर मुझे किसी 1-2 जर्नलिस्ट के ही कॉल आए थे कि आपकी तो ये वीडियो वायरल है, और वो पहली वीडियो थी जो मैंने ट्विटर पे भी डाली थी। ओके। तो ट्विटर पे लोगों ने वो वीडियो उठा के अपने पेज पे शेयर की हुई थी कि ये लड़की कौन है, सब ढूंढ रहे। तो वहाँ जा जाके मैं लिख रही हूँ ये मैं हूँ मैं हूँ। तो तब मुझे आइडिया होता कि हाँ मतलब ऐसा होता है वायरल होना। बट वो 3-4 दिन का जो वो फेम वाला पीरियड था, वो तो मेरा बनारस में ही रह गया था। मैं तो घूमने में मस्त थी। घर वापस आई तो मैंने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया मैंने कहा अब जब लोग देख रहे हैं वीडियो तो बनाते हैं। फिर तो मैंने कंसिस्टेंटली बनाया। फिर थोड़े इंटरव्यू वगैरह होने शुरू हुए, तो पता चला कि हाँ अब फेमस अब हो गए। famous हो रहे हैं। तो आपका ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ जर्नी रहा है शुरू से लेके अब तक, आपने क्या नोटिस किया, ये कितना इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम? नाउ दैट मेटा क्रिएटेड है आल्सो, इफ आई हैव टू मेंशन, पहले नहीं होता था ये सब फॉर इन्फ्लुएंसर्स, नाउ इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग। ये तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसे अभी आप देखो कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स हमारे साथ काम करने में ज़्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी मुझे लगती है, क्योंकि हमारा करेक्ट ऑडियंस से ज़्यादा बेटर है। आप देखो कि मतलब मैं ऐसे समझाना चाह रही हूँ कि एक तरफ एक एक्टर है जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और एक तरफ हम कर रहे हैं। तो क्योंकि एक्टर तो टीवी पे आके वो बोल के चले गए कुछ भी, ऑडियंस का कोई कनेक्शन उसमें नहीं होता है। अभी हम कुछ कर रहे हैं तो उस पर यही होता है कि ऑडियंस हमें ये भी बोल के जाती है। मतलब उन्हें लगता है कि एक फैमिली की तरह चीज़ हो जाती है कि उसके नीचे वो ये कमेंट भी करेंगे कि अरे आज तो ये प्रोडक्ट बेचा है, आज तो पनीर बनेगा घर पे, पैसा आया है। तो वो एक कनेक्ट भी है, वो सपोर्ट भी करते हैं। और फिर अगर वो हमने कुछ ख़राब चीज़ भी की है तो उस पर भी उनका फीडबैक तुरंत आता है। तो आई थिंक ब्रांड को भी बहुत ज़्यादा फेवर करता है ये चीज़, कि उन्हें तुरंत क्विक फीडबैक मिल रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है लोगों को। जो कि मुझे लगता है कि किसी आप बड़े ज़्यादा एक्टर्स वगैरह से कुछ कराओगे तो वो आपको क्विक फीडबैक नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली उसकी रीच बहुत मैसिव होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर हैं वो, हम तो कहाँ ही हैं। बट मुझे ये एक चीज़ अपने में लगती है। और दूसरा ये कि आप क्रिएटिवली कोई चीज़ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी चलती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम भी उसमें एक एफर्ट डालते हैं, हमारी साइड से कुछ आता है, तो वो दोनों ब्रांड्स और हम लोग मिलके जब साथ में काम करते हैं तो वो एक रिफाइंड चीज़ निकल के आती है कि हाँ कैसे ऑडियंस को बिना ये नोटिस कराए कि ये ऐड है कि अरे यार पकाएगा ही, ऐसा सब करना। तो ब्रांड्स हमारे साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये जो मेटा क्रिएटेड है, तो ये भी इन सब चीज़ों का यही कहना है कि मतलब यही है इसका, क्या कहेंगे उसको, कि एंड रिजल्ट की अब लोग सीरियसली लेने लगे हैं और समझ में भी आने लगा है कि ये काम कैसे करता है। जैसे अभी तक मेरे पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आता था कि मैं करती क्या हूँ, बट नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ इट। नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ इट। अब वो मुझे समझा रहे होते हैं वैसे तो कि ये कैमरा यहाँ लगा ले, ये कर ले। लोग इवॉल्व कर गए इस चीज़ को लेके, और समझ में आ रहा है लोगों को कि ये भी एक प्रॉपर चीज़ है, कुछ ही कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्रिएटर डे हुआ। अभी जैसे अभी एक क्रिएटर यूनाइटेड अवार्ड हुआ था, तो अब ये सब इसी का एक स्टेप फॉरवर्ड है ना, कि अब लोग समझना शुरू कर रहे हैं और इस चीज़ को भी सीरियसली ले रहे हैं। अभी जैसे वो आया था कि आपको पेड पार्टनरशिप लिखना है, ऐड लिखना है, ये भी अब अगर ध्यान ही नहीं दे रहा होता कोई इस तरफ, कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता, तो ये चीज़ भी ऐसे ही निकल जाती कि हाँ जो कर रहे हैं करने दो। बट उसको रेगुलराइज करना भी इसी का एक वो है ना कि आपको सीरियसली लिया जा रहा है। तो आई थिंक काफ़ी इवॉल्व कर गए। राइट। एंड कमिंग बैक टू योर फैमिली, how did you convince them that influencer marketing is a career that I want to pick? कन्विंस तो नहीं करना पड़ा मुझे ज़्यादा, क्योंकि भैया वही कर रहे थे पहले। तो बट हाँ इतना था कि उनका ये था कि तू पढ़ाई में अच्छी है शुभम से बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट तू तो ये करियर मत ले। मतलब किसी एक की तो सैलरी आए। जबकि हम मतलब अगर वैसे तो मेरी बैंक में जॉब लगनी नहीं थी, मेरी मम्मी को बहुत था, मेरी मैथ्स बहुत बेकार है, मेरी कभी नहीं लगने वाली थी, मुझे पता है। बट मैं ऐसा मैं भी बोलती थी कि हाँ लग जाती मेरी, बट मुझे पता था नहीं लगने वाली थी। बट मम्मी को हमेशा से था कि एक बच्चे की तो सैलरी आनी चाहिए, किसी का तो कोई सिक्योर्ड जॉब हो। अब उन्हें कोई बताया कि मतलब अब देखो जॉब तो कोई भी सिक्योर्ड नहीं है, डेफिनेटली आपकी छूटनी है तो छूट ही जाएगी। वो तो है ही। तो बट उनको समझ में आ गया मतलब कि अब जब एक बार आप कमाने लगते हो तो फिर पेरेंट्स को डेफिनेटली थोड़ा if they say मिल the जाता है monetary कि हाँ, benefit in it, then तो कोई प्रॉब्लम फिर वो मना नहीं करते। और फिर उन्हें पता है कि मम्मी पापा का तो सिंपल यही होता है, आप शराब वराब से दूर रहो, बस कोई गंदे काम मत करो, बाकी जो करना है करो। तो वो चिल है जब तक ये नहीं हो रहा। तो आपने ये इतने टाइम ऑफ कंटेंट क्रिएशन में ये क्या समझा है कि व्हाट आर द हैशटैग्स, व्हाट इज द एल्गोरिदम
होंगी, आप गेम समझ पाए हो कि अभी भी इसका कोई कोड क्रैक करने का तरीका नहीं है? नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब कुछ तो है। देखो मेरा ऐसा ही मानना है कि मशीनरी बेस्ड तो है ही सब कुछ, मतलब कोडिंग वोडिंग कुछ तो होता ही होगा। अब कोई बंदा तो बैठ के ये नहीं कर रहा होगा कि इसकी वीडियो पुश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो फिर यही होता है कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें ही मैं समझ पाई हूँ कि आप अगर एक प्रॉपर्टी बनाओ अपनी, जैसे नानू एक मेरी प्रॉपर्टी है, तो लोगों को समझ में आने लगता है कि ये वाली वीडियोस बनाती है और वो एल्गोरिदम में भी मुझे लगता है कि कहीं आता है कि ये काफ़ी किड फ्रेंडली वीडियो है, ऐसा है। तो वो ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब से मैंने नानू करना शुरू किया, मेरी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आके मुझे मिलने लगे। अब पहले जब मैं नज़्मा आपी वगैरह करती तो मेरा वो ऑडियंस का एज ग्रुप डिफरेंट था। तो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग कि एल्गोरिदम से कुछ तो है कि वो उन अकाउंट्स पे ज़्यादा पुश करती है जो बच्चों को कंटेंट देख रहे हैं, तो समझ में तो आता है ये सब। बट फिर ये भी है कि एट द एंड तो आपका कंटेंट ही अच्छा होना चाहिए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। जैसे ये बोलते हैं कि आप एक फिक्स टाइम पे डालो, आप कंसिस्टेंट रहो, आपका कंटेंट घटिया है तो फिर इन सब ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप महीने में भी एक डालोगे तो वो अच्छी चलेगी, डेफिनेटली। अगर अच्छी लॉट ऑफ बनाई है पीपल तो। डू दैट एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो है भी और नहीं भी है, वो क्रैक तो मैं नहीं कर पाई। यूट्यूब का हालांकि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि यूट्यूब में टैग्स वगैरह सब कुछ कि आप स्पेसिफिक कुछ टैग्स यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी पिछली वीडियो भी शेयर होगी। क्योंकि मैंने ऐसा देखा भी है, फॉर एग्जांपल भुवन बाम की वीडियोस, वो कितने महीनों में एक वीडियो डालते हैं, बट उनकी रीइंडेक्सिंग इतनी अच्छी है कि पुरानी वीडियोस भी आती रहती है। तो पब्लिक को ऐसा नहीं लगता है कि भुवन ने कब से कोई वीडियो नहीं डाली है। आपको पता होगा नहीं डाली है, बट पुरानी वीडियो आपके फीड पे नेचुरली आती है। तो वो वही है ना कि उनकी एक टीम होगी जो बैठ के ये सब कर रही होगी, रीइंडेक्स उनकी वीडियोस को, कि पुरानी वीडियो को नए थंबनेल के साथ अपलोड कर दी, मतलब वो वापस थंबनेल चेंज किया, वो वापस उसके टैग्स वैग्स हट बदले, तो वो वापस आपकी फीड पे दिखेगी। तो ये सब का खेल तो है ही, बाकी वही कि एंड में तो आपका कंटेंट मैटर करता है, डेफिनेटली। एंड व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, यू रिसेंटली मूव्ड टू ओटीटी नाउ विद भाई बहन वर्सेस द वर्ल्ड। तो आपने क्या समझा है कि ओटीटी की ऑडियंस और यूट्यूब ऑडियंस कितनी डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ कोर्स द वीडियो लेंथ मैटर्स इन रील, यूट्यूब एंड ओटीटी। सो व्हाट हैव यू लर्नड ओवर द पीरियड फॉर दिस? हमने तो एक तो यही था कि जैसे रील्स की वजह से ना, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, इनकी वजह से अब लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लोग चाहते हैं कि 15 सेकंड में एक बढ़िया जोक आ जाए और फिर वो बढ़ा दे उसको। आप देखो बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं पूरे टाइम, उनको थोड़े ना देखना है क्या क्या चल रहा है। मेरी दादी, उनके पास अब फोन है, वो ऐसे बढ़ाती रहती है फटाफट। तो सबको वही है कि सबको बहुत ही क्विक टाइम में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए, मतलब बहुत सारा कंटेंट मिल जाए, ऐसा लोग समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस तो अलग है दोनों की, कि मतलब कुछ लोग हैं जो खाली रील्स देखने में ही खुश हैं, कि आप ऑफिस से आए हो थक के हार के, अब आप थोड़े ना 15-20 मिनट की एक वीडियो देखना चाहोगे, आप देखोगे सोचोगे थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए 1-2 रील्स देख के निपटा देते हैं बस। तो ऑडियंस तो डिफरेंट है, बट वही है कि हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है कि हर चीज़ चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 5 मिनट का कंटेंट देखने वाली भी ऑडियंस है, 10 मिनट का देखने वाली भी है। करेक्ट। मुझे पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, देखना बहुत पसंद है, तो मैं 1.5 घंटे वाली भी वीडियोस भी देख लेती हूँ। तो सबकी हर किसी की ऑडियंस है, और हाँ डिफरेंट है। नाइस। एंड विद द ब्रांड कोलैबोरेशंस दैट यू हैव डन, आपने क्या समझा है कि व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ब्रांड्स आपको कैसे डील करती हैं? डू दे वांट यू टू डू योर ओन क्रिएटिविटी और डू दे वांट यू टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट? मेरे साथ तो दोनों चीज़ें हुई हैं। मेरे साथ खराब एक्सपीरियंसेस भी हुए, शेयर बोथ। मोस्टली अच्छे ही हुए हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, वो आके हमें ही बोल देते हैं कि आपके ऑडियंस को आप बेटर जानते हो, और ये फैक्ट है। हम इतने टाइम से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है आपकी ऑडियंस किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करती है, आपको पता है आप क्या डालोगे, कैसे क्या चलेगा। वो ब्रांड को नहीं पता। ब्रांड का मुझे लगता है कि उतना ही रोल होना चाहिए कि वो जो अपना दे रहे हैं लाइन की, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी एक लाइन ये आ जानी चाहिए अच्छे से। अब वो आप हम पे छोड़ दो, हम उसे किसी खराब वीडियो में ना दें, वो आपका वो है डिसाइड करने का पूरा, कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट है बहुत एकदम पॉश प्रोडक्ट, कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, और उसे हम किसी घटिया सी जगह पे बैठ के बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मैटर करेगा। तो उतना से तो ब्रांड का होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि वो हमारे जोक्स ही हटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मेरे साथ बहुत हुआ है कि वो स्क्रिप्ट में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। मतलब आप ये देख लो कि कहीं गाली तो नहीं दे रही हूँ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, गलत ना बोलो जो ब्रांड की इमेज पे इफेक्ट डाले,
वो नहीं होना चाहिए, बट इतना आप उस पर पिन पॉइंट हर चीज़ को लेके, मेरी तो स्क्रिप्ट ऐसा भी हुआ है कि 1.5-2 महीने अटकी हुई है कि नहीं ये, अब कॉमेडी भी सब्जेक्टिव होती है ना कि नहीं ये हमें नहीं फनी नहीं लग रहा, और फिर ऐसा भी हुआ है कि मैंने वो बिना ब्रांड के वो वीडियो डाल दी, क्योंकि मेरी तो ब्रांड के लिए वो, मैं हमेशा जब भी ब्रांडेड कंटेंट लिखती हूँ तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ कि अगर ब्रांड नहीं भी हो तो ये वीडियो फिर भी पब्लिश हो जाए, तो वो मैं ऐसे डाल देती हूँ, तो फिर कहते हैं कि आज ये तो बहुत अच्छी चली, तो मैंने कहा हमने तो बोला था आपको कि आप इसमें करो, तो ये भी हुआ है मेरे साथ। तो दोनों ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो तो टीम पे डिपेंड करता है। कई बार हम उन्हें कन्विंस भी कर लेते हैं कि आप छोड़ दो, एक बार देख लो, हम डाल के दिखाते हैं आपको कि अच्छे नंबर्स आएंगे, अच्छा चलेगा। कुछ कन्विंस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, फिर जो नहीं होते हैं उनको भी दिख जाता है कि नहीं चली ये वीडियो। Right. Moving forward, coming to the part where women in comedy in India is still ki, wow, what a different career. Women in comedy is not taken as a very normalized career as of now. Have you faced that in your sense? नो, मतलब आई थिंक, मतलब ये रहा है, ये तो ऑब्वियसली आई कांट डिनाई इट। लोग बोलते भी हैं कि हाँ तुम मतलब लड़की हो, फनी हो, ऐसा ये बहुत रहा है, बट फॉर्चुनेटली मैं जिस टाइम पे मैंने काम करना शुरू किया तब तक बहुत सारी फीमेल कॉमेडियंस आ चुकी थी, और लोगों के पास फ़ोन का एक्सेस था, सब ने उनकी वीडियोस भी देखी थी, जैसे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जितनी भी, तो सबने देखी हुई है वो वीडियो, सबको पता है कि हाँ ऐसा चल रहा है। तो मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला, बट उन लोगों के साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे शुरू किया तब लोग इतना इवॉल्व नहीं हुए थे। Correct. तब उनके लिए तब ये रहा होगा कि अरे तुम क्या कर रही हो, ये क्या। मेरी फैमिली ने भी कभी ये नहीं बोला। मतलब आप देखो वैसे तो कि फैमिली में ये जो आपकी बुआ चाची होती है यही ज़्यादा फनी होती हैं सबकी, दादी वादी, मेरी दादी इतनी फनी है, तो ये, बट एज अ करियर उसको देखने में लोगों को फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो तो पहले तो लड़कियों के हर करियर पे ही क्वेश्चन किया जाता था, बट मैं तो थैंकफुली मैं वही कहूँगी कि ये मेरा प्रिविलेज ही है कि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, मेरे आसपास जितने लोग रहे वो मोस्टली सब ऐसे एजुकेटेड ही रहे, और वो वैसे एजुकेटेड भी क्या मैं कहूँ कि आजकल तो एजुकेटेड लोग भी ऐसी अजीब बातें करते थे, बट मेरे वाले समझदार थे, तो मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं फेस की। ऑडियंस में भी मेरी जो ऑडियंस है मैंने उनके थ्रू भी कभी ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं की थी, तो ये लकी ही हूँ मैं, बट हाँ ऐसा होता तो है। Yeah. And what do you think when it comes to content creation and character building like you do? What are the things that people who are trying to get into your space should keep in mind? तो मेरे केस में जो वर्क किया वो तो वही था कि आप अपने आँख कान खुले रखो हमेशा, आपके आसपास से चीज़ें आपको मिलेंगी डेफिनेटली। आप एक दिन बैठ के कुछ दिमाग लगाओगे किसी चीज़ में, मेरे केस में तो ये कभी नहीं हुआ कि मैं किसी दिन बैठी ये सोच के कि आज तो भाई मैं एक नया कैरेक्टर निकालूंगी और उस दिन वो आ गया हो, कभी नहीं हुआ। वो हमेशा ऐसे ही आएगा अनकॉन्शियसली कि आप सड़क में चलते हुए जा रहे हो, आपको अचानक हिट करेगा कि अरे ये हो सकता है कुछ भी। तो आप हमेशा अपने आँख कान हमेशा खुले रखो। अब जैसे मैंने जितने भी कैरेक्टर्स बनाए, नज़्मा आपी का कैरेक्टर जो जिससे मैं पॉपुलर हुई, जो पहली वीडियो मेरी वायरल हुई, वो कैसे निकली, मेरे पापा के बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, और मैं जहाँ से आती हूँ वेस्ट यूपी से, वहाँ ऐसे ही बात करते हैं सब लोग, तो वो घर पे आते थे। तो अब तब तो मैंने नहीं नोटिस किया उनको, मतलब मैं वो मेरा सबकॉन्शियस में था वो कि हाँ वो ऐसे बात करते थे ये थे, बट मैंने कभी तब ये नहीं सोचा था कि मैं आगे जाके इस पे एक कैरेक्टर बनाऊंगी। लेकिन जब मैं एक दिन सोच रही थी तो मेरे दिमाग में वही सारे कैरेक्टर्स घूम कर आए, और जबकि देखे वो मैंने बचपन में थे। तो बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कैरेक्टर बहुत सही चलेगा, ज़्यादा लोगों ने मतलब ये लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, बट किसी ने कभी ऐसे स्क्रीन पे नहीं देखे ये कैरेक्टर्स, क्योंकि वही है ना कि छोटे शहरों के छोटे छोटे कैरेक्टर्स ऐसे, वो आप तो वही देखते हो जैसे वो कोई साउथ दिल्ली आंटी, वेस्ट दिल्ली आंटी, ये बहुत लोगों ने देखा है क्योंकि ये शहरों के कैरेक्टर्स हैं। तो लेकिन ये छोटे छोटे शहरों से निकले हुए आए कैरेक्टर्स, इन्हें कोई ज़्यादा नहीं पूछता। तो मैंने वो नज़्मा आपी वाला ऐसे ही क्रैक किया था अचानक से, कि क्योंकि आज भी लोग ऐसे छोटे शहरों में ज़्यादा रह रहे हैं, तो मैंने कहा वो लोग इससे रिलेट करेंगे, और बड़े शहरों में आ गए वो भी छोटे शहरों से ही निकल के आए हैं, तो सबको वो ये कह रहे हैं हाँ हमारे यहाँ पर भी एक ऐसी आंटी थी। तो मेरा यही है कि जो भी नए क्रिएटर्स आ रहे हैं वो अपने आसपास से ही पहले उठाओ, क्योंकि बेस्ट चीज़ क्या है कि उससे लोग रिलेट करेंगे कि हाँ ये तो हमारे घर में भी ऐसा है, हमारे पड़ोस में भी ऐसा है। वो वीडियो चलने के भी चांसेस ज़्यादा है उससे, कि एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आएगा। दूसरा ये कि आपको उसमें अगर आप फनी कंटेंट बना रहे हो तो उसमें जोक्स क्रैक करना ईजी हो जाएगा। आधे तो आपके रेफरेंसेस ऑलरेडी बने हुए हैं कि हाँ वो ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी, आधे जोक्स तो वो दे के चले गए वो कैरेक्टर्स। बाकी फिर आपने एक दो बार बना लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे कैसी बातें करवानी है इस कैरेक्टर से। And what are your plans for the further years? इस बार मैंने सोचा है कि आई शुड स्टार्ट डूइंग स्टैंड अप,
मैं कॉलेज में करती थी, उसके बाद मैंने लास्ट ईयर एक किया था, बट वो ऐसे एक इवेंट में किया था, वो ओपन स्पेस में, तो वो माहौल नहीं बन पाया कि स्टैंड अप क्लोज स्पेस की चीज़ है। तो बहुत टाइम हो गया, मतलब ऐसे ऐसे स्टेज पे गए हुए, तो मतलब ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो नहीं, बट हाँ मुझे है कि एटलीस्ट लिख लूँ इस साल, मतलब ऐसा कि कहीं तो कुछ परफॉर्म करूँ। We look forward to see you. I'll be sitting in the front row. डेफिनेटली। Okay, that is all for today with Nazma Api. We'll get back with more episodes soon. Thank you so much for tuning in.